Hello beta, assalamu alaikum. After Eid, now we are going to study our remaining topic of chapter number 4. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं चैप्टर नंबर 4 के जो रह गए थे उसको मुकम्मल करते हैं. पहला टॉपिक आज का मेरा लाइजोसोम है. लाइजोसोम से स्टडी करते हैं. कोई पूछे लाइजोसोम्स की मीनिंग क्या है, लाइजोसोम्स को लाइजोसोम्स क्यों कहते हैं, तो लाइजोसोम्स को लाइजोसोम इसलिए कहते हैं कि लाइसो का मतलब होता है लाइसिस और जोम से मुराद है फ्लूइड फिल्ड बॉडी. तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ हो उसको हम लाइजोसोम कहते हैं. जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि लाइजोसोम्स को डिस्कवर किसने किया. डिस्कवरी ऑफ लाइजोसोम में नाम आता है डी ड्यून्स का. मेडिकल की बुक्स में डी ड्यून्स का बहुत जिक्र है कि इसने सबसे पहले लाइजोसोम डिस्कवर किया था. ही वाज बिलोंग टू ग्रीस. ग्रीस का मतलब यूनान. जो मेन चीज़ है लाइजोसोम से मुतालिक वो है डेफिनेशन. सर ये लाइजोसोम है क्या चीज़, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल which contain hydrolytic enzymes. ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो और वो आगे परफॉर्म करे. दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ सेलुलर डाइजेशन और दे आल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ सेल डिफेंस. उसको हम लाइजोसोम्स कहते हैं. एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल. तो कोई आज के बाद आपसे पूछे कि लाइजोसोम्स किसको कहते हैं, तो लाइजोसोम्स वो सेलुलर ऑर्गन है जिसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ज़रा एक मिनट के लिए सुनिएगा लाइजोसोम्स को किस तरह से पढ़ते हैं. लाइजोसोम्स को पढ़ाने के लिए मुझे आपको एक सेल को आइडिया देना पड़ेगा कि एक सेल में सेलुलर डाइजेशन कैसे होती है. ज़रा देखें, ये सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल. ये रहा बेटा. अब यहाँ पर गोल्जी अपरेटस, यहाँ पर गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं. ये रहे, दिस इज नोन एज गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स. अब होता क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया के ज़रिए ये देखिएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ सूडोपोडिया के ज़रिए ये अपने अंदर फूड को अपने अंदर इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं. ये रहा इनका फूड. ये कहलाता है फूड पार्टिकल. और आप यूँ समझ लें कि अपने एमोबा के ज़रिए ये उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस से मुराद जब फूड को अंदर लें, और आल्सो कॉल्ड एज इंजेशन. सर अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस वैक्यूल के अंदर जो पहले खाली था उसके अंदर फूड आ जाएगा. ये रहा. और अब ये वैक्यूल नहीं रहेगा, अब इसका नाम हो जाएगा फूड वैक्यूल. ये रहा बेटा वैक्यूल, और अब ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल. इस फूड के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स डाइजेशन में जो है बेटा हेल्प नहीं करेंगे, डाइजेशन को रेजिस्ट करेंगे. तो देयर शुड बी, जो एक्सेसिव वाटर है दे शुड बी रिमूव.
तो फूड वैक्यूल से जो एक्सेसिव वाटर है वो बाहर निकलेगा। अब जरा आप सोच सकते हैं, जब एक्सेसिव वाटर फूड वैक्यूल से बाहर निकलेगा तो द फूड वैक्यूल बिकम श्रिंक। ये देखिएगा बेटा, ये एक्सेसिव वाटर रिमूव हो रहा है और जो फूड था दे बिकम श्रिंक। ये सब चीज़ों के दौरान गोल्जी बॉडीज के वेजिकल पोर्शन से टूट कर लाइसोसोम बनते हैं। ये रे बेटा लाइसोसोम्स। जैसा कि आपको मालूम है, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। सर इसका नाम प्राइमरी लाइसोसोम्स क्यों रखा? प्राइमरी लाइसोसोम इसलिए रखा कि ये लाइसोसोम्स अभी इनएक्टिव हैं, ये लाइसोसोम्स अभी इमैच्योर हैं, ये लाइसोसोम्स अभी न्यूली फॉर्म्ड हैं, ये लाइसोसोम्स अभी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल को देखकर ये प्राइमरी लाइसोसोम्स आकर अपने आप को फूड से अटैच कर लेंगे। ये देखिएगा बेटा, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स आकर अपने आप को फूड वैक्यूल से अटैच कर लेंगे और इनके अंदर जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सबका सब ये फूड वैक्यूल में उंडेल देंगे ताकि अंदर फूड की डाइजेशन हो। ये अब ये प्राइमरी नहीं, अब हम इनको कहेंगे दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सर आपने इसका नाम सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्यों रखा? क्योंकि सेकेंडरी लाइसोसोम्स इसलिए अब ये मैच्योर हो चुके, अब इनके अंदर एंजाइम्स एक्टिव हो चुके और अब दे आर फ्यूज्ड विथ फूड वैक्यूल। जब अच्छी खासी डाइजेशन हो जाती है तो यही लाइसोसोम्स लंबे लंबे केनाल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये रे लंबे लंबे केनाल। दिस लॉन्ग केनालिकुलर सिस्टम एक्चुअली आर एम्प्टी लाइसोसोम्स। ये जो डाइजेशन होती है, ये डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के लिए लंबे लंबे केनाल बनते हैं ताकि वहाँ पर फूड अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सर ये केनाल किसने बनाए? एम्प्टी लाइसोसोम में। और आखिर में क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो इसके जरिए बाहर निकल आएगा, ये रहा। और इस प्रोसेस को फिर हम लोग नाम देंगे एक्सोसाइटोसिस, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एजिशन। फिर हम लाइसोसोम से मुतालिक एक सवाल पढ़ते हैं कि व्हाई लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइडल सैक ऑफ सेल। लाइसोसोम्स को सुसाइडल सैक क्यों कहा जाता है? इसका एमसीक्यूज भी बन सकता है, शॉर्ट आंसर भी बन सकता है। जरा एक मिनट नोट कीजिएगा। ये देखिएगा, ये एक सेल है लीवर के और इन लीवर के सेल को हम लोग कहते हैं हेपेटोसाइट्स। इनके ऊपर, इन लीवर के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये रे बेटा, इन लीवर के सेल के अंदर सबके पास न्यूक्लियस है और इन सबके पास एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। आप यूं समझें, अनफॉर्चुनेटली इन लीवर के सेल के ऊपर हमला कर दिया वायरस ने। ये रहा बेटा, इन लीवर सेल्स के ऊपर हमला कर दिया वायरस ने। और आपको मालूम है वायरस के अंदर उसके अपने डीएनए और आरएनए होते हैं। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर लाइटिक साइकिल, जब वायरस किसी पे हमला करता है तो वो अपनी जीन उस पे दाखिल करता है और 1 से 1000 वायरस प्रोड्यूस हो सकते हैं, रेप्लिकेट हो सकता है वायरस का डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल। अब आप मुझे बताइएगा, इन हेपेटोसाइट्स के रिसेप्टर होता है उनकी सरफेस में,
जैसे ही हमला करता है इन हेपेटोसाइट्स पे, जैसे ही हमला करता है हेपेटाइटिस का वायरस, फौरन रिसेप्टर से पैगाम जाता है, फौरन रिसेप्टर से पैगाम जाता है न्यूक्लियस को कि वायरस आ गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, क्या करें। वायरस पैगाम देता है लाइसोसोम को, ये रहा, कि लाइसोसोम्स बस्ट हो जाएं, लाइसोसोम्स बस्ट आउट हो जाएं। बस लाइसोसोम्स का बस्ट आउट होना था कि लाइसोसोम्स के बस्ट आउट होने से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल्फ ईटिंग करेंगे, अपने आप के सेल्स को खाएंगे। सेल्फ ईटिंग को हम लोग नाम देते हैं ऑटोफेजी, और इतना खाएंगे कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को मार देंगे, और दिस इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस। और इस तरह से सेल खुदकुशी करेगा। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, हाइड्रोलाइटिक हेपेटोसाइट्स से अटैच हुए वायरस, वो पैगाम रिसेप्टर के जरिए न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस से वो पैगाम लाइसोसोम में जाता है, लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, लाइसोसोम के बस्ट होने से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकल आते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से वो ऑटोफेजी और बेटा क्या ऑटोलाइसिस होती है और सेल खुद मर जाता है। सर ये तो नुकसान हो गया। नहीं बेटा, ये नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये सेल ना मरे, अगर ये सेल ढीठ बन के लिविंग रहे, तो एक वायरस सेल के अंदर आएगा और वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि वायरस की जीन डोमिनेंट होती है, और 1 2 3 4 सेल से 400 सेल से 4000 वायरस न्यूली फॉर्म्ड होंगे। सेल इसलिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर जाते हैं, सेल इसलिए मर जाते हैं कि ना ही सेल प्रोवाइड करें वायरस को मीडियम प्लेटफॉर्म। वो अगर मर जाएंगे तो वायरस को रेप्लिकेट करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, एक वायरस एक ही रहेगा। इनके ना मरने से वो एक वायरस 400 वायरस में कन्वर्ट हो सकता है। तो याद रखना, सेल अपने आप को मारकर वायरस को पैगाम देना चाहते हैं कि वो वायरस को प्लेटफॉर्म मीडियम नहीं देंगे जिसमें वो अपने आप की डिवीजन करें। इस तरह से वायरस के नंबर लिमिटेड रहेंगे। फिर एक और सवाल उठता है, और वो है जिसको कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। सर व्हाट डज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज? ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज क्या है? ये एक तरह से दिस इज नोन एज हेरिडिटरी, दिस आर नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। ये रहा लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। बाय बर्थ इनके अंदर, बाय बर्थ लाइसोसोम्स के अंदर कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, एक ऐसा हेरिडिटरी ये डिसऑर्डर है जिसमें लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की डिफिशिएंसी होती है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाय बर्थ होता ही नहीं। और ये सबसे पहले W.H. हर्स एक साइंटिस्ट था, उसने 1965 के अंदर डिस्कवर किया था लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। और अल्फा ग्लूकोसाइडेस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी के बारे में इसने बताया था। अब आप जरा सोच सकते हैं, एक ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो ही ना, तो क्या होगा? वो जो डाइट में न्यूट्रिशन लेगा, वो जो डाइट के अंदर फूड लेगा, वो फूड डाइजेस्ट जब नहीं होगी, वो फूड एक्सेसिव अमाउंट में जमा होती जाएगी, वो फूड एक्सेसिव अमाउंट से पॉइजनस अमाउंट में जमा होती जाएगी, और वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। सेल डिस्ट्रॉय होगा, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं आपको 1-2 लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के बारे में आइडियाज देता हूँ। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज वैसे तो आपकी बुक में 24 है, मगर मैं आपको 3 बताता हूँ। नंबर 1 एक जिसका नाम है स्टे-सच डिजीज, ये रहा। एक जिसको हम लोग कहते हैं
वॉचर्स डिजीज, ये रहा, और एक जिसका नाम है क्रेब्स डिजीज, वो ये रही। 3 डिजीज आपकी बुक में दी हुई हैं। ये एज है, एज ऑफ डेथ। What are the sign symptoms? टेस्ट सच डिजीज के साइन सिम्टम्स मेंटल रिटार्डेशन है, ये रहे। मेंटली तौर पर वो बच्चा पागल पैदा होगा, इसके अंदर भी यही होगा, दे बिकम मेंटली रिटार्डेड, ये रहा। क्रेब्स डिजीज, दे बिकम मेंटली, बेटा ये क्या लिखा हुआ है, रिटार्डेड। हाँ, अलबत्ता ये होगा कि टेस्ट सच डिजीज ब्लाइंडनेस करवाती है, आई ब्लाइंडनेस। गॉचर डिजीज के अंदर लीवर एंड स्प्लीन का जो साइज है, दे बिकम इनलार्ज, वो इनलार्जमेंट होगा। और क्रेब्स डिजीज में क्या होगा, क्रेब्स डिजीज में बोन में और माइलिन शीट में जो है बेटा प्रॉब्लम होगा, बोन की सही तरह से फॉर्मेशन नहीं होगी। इधर 3 ईयर ऑफ एज में बच्चा मरेगा, इधर 2 ईयर में, और इधर इन्फेंट बोलते हैं फर्स्ट 1 ईयर ऑफ लाइफ। आप जरा सोच सकते हैं कि अगर किसी एंजाइम्स की अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप कह सकते हैं वो जो मॉलिक्यूल है, दे कैन नॉट बी डाइजेस्ट। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो दे बिकम स्टोर इन एक्सेसिव अमाउंट, वो मॉलिक्यूल एक्सेसिव अमाउंट में स्टोर होगा और दे बिकम टॉक्सिक, दे बिकम पॉइजन। और उससे ना सिर्फ सेल डिस्ट्रॉय होगा, उससे टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा, उससे ऑर्गन डिस्ट्रॉय होगा, उससे ऑर्गन सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का मतलब होता है एंजाइम्स की डेफिशिएंसी। आगे चलते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है साइटोस्केलेटन। This is also very important topic of chapter number 4, cytoskeleton। साइटोस्केलेटन को साइटोस्केलेटन क्यों कहते हैं? साइटोस्केलेटन की सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मीनिंग। साइटो से एक्चुअली मुराद है सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है केज। स्केलेटन का मतलब होता है बोनी केज। अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो साइटोस्केलेटन को डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था कोलसॉफ। ए बिलोंग टू रशिया। अगर हम थोड़ा सा आगे चले, साइटोस्केलेटन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो इट इज डिफाइंड एज long cylindrical, it is defined as long cylindrical tubular complex network। ये रहा एक लॉन्ग ट्यूबुलर नेटवर्क है which arrange inside the cell cytoplasm in all direction। हाँ बेटा, जो all direction में या जो 3 dimensional में अरेंज होते हैं, they helps in mechanical support, they help in to formation of shape, they help in formation of structure and support provide in motility। सेल्स की मोटिलिटी में साइटोस्केलेटन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। साइटोस्केलेटन 3 किस्म के हैं। एक जिसको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, एक कहलाता है इट इज नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल।
तो 3 तरह के साइटोस्केलेटन है, एक का नाम माइक्रोफिलामेंट, एक का नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक का नाम माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे पहली जो चीज़ वो हम देखते हैं इस माइक्रोफिलामेंट का, इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपको ये नज़र आए तो ये किस तरह से नज़र आएंगे। ये जो माइक्रोफिलामेंट है एक्चुअली ये आपको सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की तरह नजर आएगा। सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो अंदर बाहर से सॉलिड हो। जैसे आपने हाथ में चौक पकड़ी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट कहलाते हैं, दे आर नोन एज रोप ऑफ पॉलीमर्स। रोप ऑफ पॉलीमर्स का मतलब होता है बहुत सारे धागे और वो धागे मिलकर आगे बना रहे हैं रस्सी। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो देयर स्ट्रक्चर इज नोन एज हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो अंदर से हॉलो हो। अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट की प्रोटीन की, कि माइक्रोफिलामेंट में, इंटरमीडिएट फिलामेंट में और माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सी प्रोटीन की टाइप्स इस्तेमाल होती है, तो माइक्रोफिलामेंट में जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है हम उसे एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है हम उसे केराटिन कहते हैं, और माइक्रोफिलामेंट में जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है हम उसे ट्यूब्यूलिन कहते हैं। ये जस्ट आपको आइडिया देता हूं कि व्हाट अबाउट देयर डायमीटर। इनके अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो इनका डायमीटर कितना होगा। अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो इनका 7 to 9 माइक्रोमीटर डायमीटर है। इनका 9 to 13, 9 to 11 माइक्रोमीटर है। बेटा ये डायमीटर चेंज वेरिएबल सेल टू सेल, और इसका अप टू 225 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा डायमीटर है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ microfilament? What are the function of intermediate filaments? What are the function of microtubules? याद रखिएगा माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। सर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे? बिकॉज दे कंटेन एक्टिन मायोसिन। अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो हेयर और स्किन और एपिडर्मिस के टिश्यू को ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ये पाया जाता है फ्लैजिला में। इट मीन्स दे हेल्प इन मोटिलिटी। ये पाया जाता है स्पिंडल फाइबर में। इट मीन्स दे हेल्प इन सेल्स डिवीजन। और माइक्रोफिलामेंट के बारे में कहा जाता है, अगर हम इनकी अरेंजमेंट की बात करते हैं कि हाउ द माइक्रोफिलामेंट अरेंज, तो याद रखिएगा 1 मायोसिन से 6 एक्टिन फिलामेंट अटैच होते हैं। चैप्टर नंबर 2 में लिखा है। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर एक बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट की, तो माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट ये है कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स साइडों में और 1 डुप्लेट्स होता है सेंट्रल पोजीशन में। लास्ट एक आखिरी बात करके साइटोस्केलेटन खत्म करते हैं। याद रखिएगा दे मे बी असेंबल एंड दे मे बी डिसअसेंबल। ये अरेंज भी हो सकते हैं और डी अरेंज भी। दे आर माइट बी असेंबल एंड डी असेंबल, ये भी अरेंज हो सकते हैं और डी अरेंज भी। मगर इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में ये है कि दे असेंबल परमानेंटली वंस
ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है दे ओनली असेंबल, ये डिसअसेंबल इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होते। तो ये आप एक दफ़ा फिर देख लीजिए, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं अरेंजमेंट और डायमीटर दे आर चेंज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सेल्स। फिर आगे चलते हैं, साइटोस्केलेटन के बाद एक और अहम तरीन सेल ऑर्गेनेल का टॉपिक है जो हमने पढ़ना है डिटेल में। उस साइटोस्केलेटन के टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल। ये रहा वैक्यूल को वैक्यूल क्यों कहते हैं? नंबर 1 मीनिंग, व्हाई वी नेम्ड एज वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है वैकेंट स्पेस, वैक्यूल का मतलब होता है हॉलो स्पेस। अगर हम आगे चलते हैं, इसकी डिस्कवरी, वैक्यूल को डिस्कवर किसने किया? तो वैक्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय परकेनी, एक साइंटिस्ट था जिसने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, वैक्यूल की डेफिनेशन क्या है? तो इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल से मुराद है जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और इनकी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट, और इनके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटोप्लाज्मिक, इनके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है उसका नाम हम रखते हैं टोनोप्लाज्म। तो याद रखिएगा, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लाज्म। सर इनका नाम टोनोप्लाज्म क्यों है? बेटा टोन का मतलब होता है इंटरनल प्रेशर, तो वैक्यूल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल की प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। वैक्यूल की प्रेजेंटेशन प्लांट सेल के अंदर अलग होगी, वैक्यूल की प्रेजेंटेशन एनिमल सेल के अंदर अलग होगी। तो ज़रा हम देखते हैं कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में इसकी कौन कौन सी प्रेजेंटेशन है। ये देखिएगा, ये रहा प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का सेल वॉल है, ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और ये प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है। ये रहा, ज़रा इधर देखिएगा, ये रहा एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये कहलाते हैं, दीज आर नोन एज वैक्यूल। अगर हम प्लांट के अंदर बात करें तो प्लांट के अंदर लार्ज साइज का वैक्यूल होता है, लार्ज साइज विथ सेंट्रली प्लेस्ड। एनिमल के अंदर वैक्यूल बड़े साइज का होता है और सेंट्रली प्लेस होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन स्मॉलर साइज एंड डिस्पर्स्ड in all our spread in all our cell। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल परमानेंट पोजीशन में होता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर तो एनिमल सेल में ये टेम्परेरी होता है, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो पाया जाता है, एक्चुअली दे आल्सो एक्ट एज लाइसोसोम। प्लांट के अंदर चूंकि लाइसोसोम नहीं होता तो प्लांट के अंदर दे एक्ट एज लाइसोसोम, जो प्लांट के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है और जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दे आल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। थोड़ा आगे चलते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में दे हैव 3 मेन टाइप्स। एनिमल सेल में वैक्यूल की 3 टाइप्स होती हैं। एक नंबर 1 एक कहलाता है फूड वैक्यूल, नंबर 2 एक कहलाता है वाटर वैक्यूल, नंबर 3 एक कहलाता है, हम उसे कहते हैं कंडक्टाइल वैक्यूल। सर फूड वैक्यूल क्या काम करता है?
फूड वैक्यूल असल में फूड को स्टोर करता है, वाटर वैक्यूल असल में वाटर के मॉलिक्यूल को स्टोर करता है, और कंडक्टाइल वैक्यूल दे हेल्प इन प्रेजेंट इन फ्लैजिला, और वो हेल्प करता है मोटिलिटी ऑफ सेल में। तो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हमने पढ़ने हैं? हमने पढ़ा लाइसोसोम, हमने पढ़ा साइटोस्केलेटन, हमने पढ़ा वैक्यूल। अब एक और अहम तरीन रहता है, और दीज आर एक्चुअली नोन एज माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। कोई आपसे पूछे ये माइक्रो बॉडीज क्या है? Micro bodies means these are small, these are tiny, these are small, tiny, multiple spherical shape bodies, spherical shape fluid filled bodies। ये छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज छोटे छोटी फ्लूइड फिल्ड बॉडीज हैं, और दे आर डिस्पर्स्ड इन ऑल आवर साइटोप्लाज्म। इन माइक्रो बॉडीज में एक का नाम आता है, और उसको हम लोग कहते हैं परऑक्सीजोम्स। ये रहा सर, ये परऑक्सीजोम्स क्या है जरा सुनिएगा। These are present both in animal as well as plant cell। पेरोक्सिसोम एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है। They help in detoxification। पेरोक्सिसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन किसको कहते हैं? ये रहा सर, ये डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद है, डी का मतलब होता है टू रिमूव, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, और TION का मतलब होता है प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉइजनस प्रोडक्ट बाहर निकले, हम उसको डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से याद करते हैं। और पेरोक्सिसोम्स की एक और बात है, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इसका काम क्या है? अल्कोहल को ये डिसॉल्व करता है, अल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है बेटा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट में। सर अल्कोहल एनिमल में तो आता है कि एनिमल अल्कोहल को लेते हैं, प्लांट में अल्कोहल कहाँ से आता है? तो बेटा प्लांट में अल्कोहल आता है बाय द प्रोसेस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये रहा। अब जरा पेरोक्सिसोम्स का काम देखिएगा, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है। जस्ट आपको एक आइडिया देता हूँ। ये देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल है अल्कोहल का। ये रहा। अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप आता है, और जिसके अंदर OL ग्रुप हो उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल। OH ग्रुप आता है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्सीडेज एंजाइम। ये रहा। इसके पास इसका अपना ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन परऑक्सीडेज का काम होता है यहां से वो दे ऐड हाइड्रोजन एटम इनटू ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ऐड करता है। अब जरा एक मिनट देखिएगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में कैसे ऐड करेगा। OH में से जब आप H निकालेंगे तो खाली O रह जाएगा, और इसका जो H था वो ऑक्सीजन में ऐड होगा, और वो ऐड होकर बन जाएगा H2O2। सर ये H2O2 कहाँ से आया? ऑक्सीजन तो इनके पास पहले से था, हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड किया तो H2O2। आपको मालूम है बेटा, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड।
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ज़्यादा खतरनाक फ्री रेडिकल है, दे शुड बी डिस्ट्रॉय। इसके ऊपर एक और एंजाइम ऐड करता है जिसका नाम है कैटालेस, और वो इस H2O2 को तोड़कर H2O में कन्वर्ट करता है। दिस H2O एक्चुअली कॉल्ड एज वाटर। अब आप खुद मुझे बताइएगा, अल्कोहल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। दिस इज ऑल अबाउट एंड कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। एक्चुअल में परऑक्सीजोम्स के लिए ये बात शामिल की जाती है कि परऑक्सीजोम्स आर अराइजेस फ्रॉम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और परऑक्सीजोम ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर हम पढ़ें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में ये प्रोसेस लीवर में होता है। लीवर के अंदर ये प्रोसेस हेपेटोसाइट्स में होता है। हेपेटोसाइट्स के अंदर ये प्रोसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या परऑक्सीजोम्स में होता है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। माइक्रोबॉडीज के बाद एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है और दिस आर कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सीजोम्स। परऑक्सीजोम्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ग्लाइऑक्सीजोम्स। सर ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या है? दीज आर स्मॉल spherical, these are small spherical circular fluid filled bodies which are dispersed in all our cytoplasm, and glioxysomes is only present in plant cell। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है ग्लाइऑक्सीजोम्स। सर इसको क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज बॉडीज। मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या चीज़। एक्चुअली प्लांट का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक ही है और वो है कार्बोहाइड्रेट। आप ज़रा 1 मिनट के लिए नोट कीजिएगा, ये रहा फोटोसिंथेसिस। अब आप मुझे बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जैसा कि आपको मालूम है ग्लूकोज एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। अब आप मुझे बताएं कि वो जो इनपुट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, मगर सेल के अंदर तो प्रोटीन भी प्लांट सेल को चाहिए, लिपिड फैटी एसिड भी चाहिए। तो होता क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है लिपिड में, लिपिड कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये मॉलिक्यूल इनको आपस में इंटर एक्सचेंज करते हैं। इंटर एक्सचेंज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को करते हैं। जो जितनी सेल की रिक्वायरमेंट होगी वही मॉलिक्यूल न्यू जो है बेटा बनेगा। एक आइडिया देते हुए चैप्टर नंबर 4 में ख़त्म करता हूँ कि विच सेल ऑर्गेनेल ओरिजिन फ्रॉम विच साइड। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की कि राइबोसोम्स आर ओरिजिनेटेड, तो याद रखिएगा राइबोसोम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस से अराइज होते हैं। अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की कि लाइसोसोम्स से क्या निकलता है, तो याद रखिएगा कि ये जो लाइसोसोम्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन गोल्जी बॉडीज। Ribosomes originated from nucleus, lysosomes originated from Golgi bodies। थोड़ा मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। है परऑक्सीजोम्स। Peroxisomes are originated from endoplasmic reticulum। और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब के सब ओरिजिनेटेड होते हैं। याद रखिएगा बाकी जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनेटेड होते हैं फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। तो ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक था। चैप्टर नंबर 4 में हम सारे सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।